नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरे तो महत्वपूर्ण मुद्दे में एक महत्वपूर्ण निवेदन है। भारत के सभी समाचार चैनलों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि बेमतलब का अपने चैनल पर पाकिस्तान की तारीफ, शिकायत या अपमानजनक बात ना करें। बार बार आपके चैनलों पर भिखारी पाकिस्तान, कंगाली पाकिस्तान, भिखमंगा पाकिस्तान कहने से अगर हमारा कोई फायदा होता हो तो आप कहिए, मैं भी कहना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं समझ रहा कि आप अपने चैनल पर पाकिस्तान को भिखारी कह रहे हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया की लुढ़कना बंद हो रहा है या स्थिर भी हो रहा है। जब बार बार आप पाकिस्तान को कटोरा लेकर के भीख मांगने की बात कह रहे हैं तो हमारे गरीबों के थाली में पहुंचने वाला भोजन कुछ सस्ता हो रहा हो। जब बार बार आप पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता जैसी बातें कह रहे हैं तो भारत को पूछने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा कतई नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जिनको झूला झूलाए वो हमारे विरुद्ध असलहा लेकर के आए। हमने जिसके लिए अमेरिका में जाकर के चुनाव प्रचार किया, भारत में हाउडी मोदी और क्या क्या कार्यक्रम चलाया, गुजरात का नरेंद्र भाई स्टेडियम को अपने ही लोगों से भर दिया, कोरोना का भय भी हमको नहीं रहा। आज वही आदमी कह रहा है कि युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। मतलब पाकिस्तान फेल नहीं हुआ है, विदेश से संपर्क के मामलों में सीधा सीधा हम फेल हुए हैं, ऐसा हमको लग रहा है। यह क्यों है, इसका कारण क्या है, मैं इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि विदेश मामलों की बहुत ज्यादा मालूमात मेरे को नहीं है। मैं तो सिर्फ यह जानता हूं कि पाकिस्तान का विदेश में जो संपर्क है, जिनसे संपर्क है, वो उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अरबेजान हो, पाकिस्तान के और तुर्की हो, चीन हो, अमेरिका हो, उन सब ने पाकिस्तान के साथ मजबूती दिखाई है। युद्ध के दौरान कोई भी आदमी हमारे साथ युद्ध लड़ने की हामी नहीं भरी है। चीन और तुर्की ने अपने असलहा पाकिस्तान को दिए हैं। हालांकि हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमारे जाबाज सेनाओं ने अकेले दम पर पाकिस्तान को परास्त किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने तकनीकी क्षेत्र में दुनिया को अपना लोहा मनवाया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी और ईश्वर ना करे कि हमको किसी और की मदद की जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान को जितना फुटेज हम दे रहे हैं उतना अगर अपने देश की समस्याओं को सामने लाने पर फुटेज दें, अपने देश के विशेषज्ञों की बात मानने, जानने और समझने में फुटेज दें, तो समाचार चैनलों का वेटेज बढ़ेगा और महत्ता भी बढ़ेगा। क्योंकि आखिर मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब, पाकिस्तान कोटोरा लेकर भीख मांगे या हिंद महासागर में डूब मरे, हमको क्या मतलब पाकिस्तान। जो एक मेरा अंग था हमसे कट करके अलग हो गया, अब उसकी समस्या उसकी और हमारी समस्या हमारी है। समाचार चैनल हमारे देश के हैं, हमारे लिए खबर दिखाएं तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इधर कुछ दिनों से, बल्कि बहुत दिनों से समाचार चैनलों पर भारत कम पाकिस्तान ज्यादा आ रहा है। और यह पाकिस्तान नहीं है, और चैनल पाकिस्तान से विज्ञापन नहीं लेते हैं, भारत के प्रोडक्टों के विज्ञापन लेते हैं। और भारत के जनमानस के प्रति उत्तरदायी होना उनका नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, जिसका उन्हें पालन करना चाहिए। हम तो सिर्फ यही सलाह देंगे। खैर, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा कुछ और था। मित्र, जैसे कि आपको पता है कि CDS मिस्टर चौहान ने सिंगापुर में एक साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया एक वहां के रिपोर्टर को। इंटरव्यू तो खैर 1.5-2 मिनट का नहीं रहा होगा, लेकिन 2 मिनट का एक उनका स्टेटमेंट सब पर भारी है। उसमें चौहान साहब से पूछा गया कि कितने विमान मारे गए हैं। चौहान साहब ने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, महत्वपूर्ण यह कि कैसे गिरे, क्यों गिरे। यह सीरियस होने के नाते उनका नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, बुद्धिमत्ता वाला काम भी बनता है, और वो जिस ओहदे को संभाल रहे हैं उस ओहदे की वो रिक्वायरमेंट भी है कि वो जाने कि भाई आखिर हमारे वायुसेना के इतने समृद्ध तकनीक होते हुए
इतने दक्ष पायलटों के होते हुए अगर कोई विमान गिरा, हालांकि उन्होंने कोई संख्या नहीं बताया, कोई मलबा दुनिया ने नहीं दिखाया, लेकिन हमारे सीडीएस के बयान को मैं सीरियसली लेता हूं क्योंकि वो राजनीतिक आदमी नहीं है। मतलब कोई विमान गिरा है, अगर विमान गिरा है तो सीडीएस के नाते उनका चिंता जायज है, वो अपना चिंता कर रहे होंगे और अब तक इसकी मालूमात कर चुके होंगे या कर लेंगे, क्योंकि उनके क्षमता पर हमको रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हमारे बहादुर जवानों पर, उन पूरे व्यवस्था को चलाने वालों पर मैं बिल्कुल आंख मूंद करके भरोसा कर रहा हूं कि जिन लोगों के हाथों में हमारे सेनाओं की बागडोर है वो अभी मजबूत हाथ है, पारखी नेतृत्व है और अनुभवी नेतृत्व है, तो हमको उस पर कुछ बोलने की हैसियत नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तब सवाल है कि भारत में जो विपक्ष के लोग हैं वह क्यों सीडीएस के बयान को आधार मान करके विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। अगर विशेष सत्र की मांग कर दी जाएगी तो उसमें क्या चर्चा होगा। पार्लियामेंट में बैठने वाले कितने लोग हैं जिन्होंने फाइटर प्लेन को उड़ाया है, फाइटर प्लेन को बनाया है, सियाचिन ग्लेशियर में युद्ध क्षेत्र में समय बिताया है या राजस्थान के रेगिस्तान में युद्ध की अनुभव किया है, पहाड़ के ऊपर से सनसनाती गोलियों का सामना करते हुए पहाड़ पर जाकर के दुश्मन के छाती में गोली दागा है। कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से कोई नहीं, क्योंकि एक जनरल बीके सिंह साहब थे, अब वो मणिपुर के राजभवन में आराम फरमा रहे हैं। वो सदन में होते तो कुछ कह पाते। यशवंत सिंह साहब थे, अब वो दुनिया में ही नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का लोग होगा तो वो टीवी के लाइव प्रसारण में कह करके किसको फायदा पहुंचाएगा? भारत के सेनाओं को या भारत के दुश्मनों को? मेरे ख्याल से हमारा समाचार चैनल, हमारा जो संसद है वो लाइव है, और लाइव है तो फ्री फॉर ऑल है। होल ग्लोब में कहीं से भी लोग लोकसभा के और राज्यसभा के कार्रवाई को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब दुनिया उसको देखेगी तो दुनिया उन सब चीजों से अपने लिए कुछ हासिल करेगी। जैसे हमने कहा है कि तुर्की का ड्रोन हमको कुछ लाइव मिले हैं जो फटे नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पाकिस्तान की एयरबेस नष्ट करने से ज्यादा उपयोगी है उस ड्रोन को जिंदा हासिल करना, क्योंकि उससे उसकी तकनीक, उसकी सॉफ्टवेयर, उसकी बनावट में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों की हमारे विशेषज्ञ जांच करेंगे और उसका काउंटर तैयार करेंगे। तो अगर हम इसको संसद में बहस करेंगे तो वो सेना को तो निश्चित रूप से फायदा नहीं होगा। तो फिर हमारा विपक्ष क्यों परेशान है कि इस पर आल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए? यह निश्चित तौर वो इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को इनिशिएटिव लेकर के प्रचार में सबसे पहले कूद गए। अब मैं अपने भारत के विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि आप हमको वो नोटिफिकेशन, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट या कोई गजट दिखा दीजिए जिसमें सरकार ने नोटिफाई किया हो कि इस सेना के शौर्य का सम्मान सिर्फ सत्ता पक्ष करेगा, आप नहीं करिएगा। किसने आपको रोका था? जिस तरह से हमारे सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया, सेना को राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए, उनके सम्मान में 4 कदम तिरंगा लेकर के चलने के लिए किसने रोका था? और क्यों आप पीछे रह गए? हर मामलों में आप पीछे रह जाते हैं और जब उसको नरेंद्र मोदी को एज मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं। फिर नरेंद्र मोदी क्यों एज ले रहे हैं इसका आप बकवास करना शुरू करते हैं, क्योंकि बयानबाजी तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो बयानबाजी होता ही नहीं है। कहां परेशानी हुई पहले जान लीजिए। एक पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान ने किया, यह साबित हुआ। भारत ने उस आतंकी कैंपों को नष्ट किया, बदले में पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया। हमने उनके सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और संयमित और अनुशासित रूप से रिटेलिएट किया। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को और सिविल ठिकानों को टारगेट करके ड्रोन मारे, उस तरह से हमने बेलगाम आक्रमण नहीं किया।
हमने उनके सैनिक अड्डों, हवाई अड्डों और सैनिक ठिकानों किया, मतलब पाकिस्तानी सिविलियन को हमने परहेज किया, रोका, नहीं मारा। यह हमारी संयमता दर्शाता है। उच्च कोटि का मापदंड जो हमारे भारत के महान सेनाओं ने अपनाया है, वो बधाई के पात्र है, पूजा के पात्र है। वो हुआ। अब पाकिस्तान अपनी दुर्दशा देख करके अपने आणविक ठिकानों के बगल में हमारे बम के प्रहार से उनको यह लगा कि अगला निशाना हमारे परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। वो गुहार लगाया और युद्ध बंद हुआ। युद्ध बंद होते ही तिरंगा हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय जनता पार्टी का निशानी नहीं है। आप तिरंगा लेकर के बाहर निकल जाते हैं और जय हमारी सेना तय, विजय हमारी सेना कहने लगते हैं। आपको कौन रोकता? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत रूप से सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आह्वान कर दिया और जब पूरे देश भर में इसका गुणगान होने लगा और यह वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होता नजर आया, तो आप सब भूल गए कि कल तक आपने सेना के शौर्य को तारीफ किया था, हमारी सेना बहुत बढ़िया, हम उसकी तारीफ करते हैं। भूल भाल करके अब आप पूछने लगे कि कितना सेना मरे, कितने जहाज गिरी। इससे आपको क्या लाभ है? आप जान करके क्या करेंगे? वह तो सेना का मामला है, वो आकलन करेगी कि क्यों गिरा, कितना गिरा, कैसे गिरा, किस स्थिति में गिरा, क्या करते तो नहीं गिरता, वो सब उनको गुणाभाग करने दीजिए, वो उनका मामला है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई राजनीतिक लोकप्रियता से घबरा गए और अनाप शनाप बोलने लगे। और मैं एक बात कहता हूं कि यह बात नरेंद्र मोदी को क्यों न मिले वोट के लाभ, क्योंकि यही सेना थी, वही सेना का पराक्रम था जब 26/11 में मुंबई अटैक हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे और हमारे राष्ट्रीय प्राइड पर हमला हुआ था। तत्कालिक सेना नायकों ने भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि भाई हमको मौका दीजिए, हम जाके कैंप नष्ट कर देंगे, हमको पता है कि सब मार के कहां गए। तब तो आपने नहीं किया था, वह मौका तब था। आप एकदम उसको ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन बम्बई करते और ऑपरेशन बम्बई करके आप पूरे देश में इसका गुणगान करते, अपने सेना की तारीफ करते और वोट का लाभ लेते। तो आपको किसी ने रोका था? भारत के संविधान के किसी पन्ने में है कि लोग आपको मार करके चले जाओ और चुपचाप नपुंसक की तरह से बैठे रहे? तो यह तो आपने किया है। मोदी को उल्टा गाली देने का क्या मतलब है? असल में मित्रों, नरेंद्र मोदी का काम इवेंट मैनेजमेंट जैसा है। नरेंद्र मोदी सभी मंत्रालयों के हेड है प्रधानमंत्री होने के नाते, और उनके अधीन सारा मंत्रालय है। उन्होंने एक एक्स्ट्रा मंत्रालय अपने ऑफिस में करा रखा है, इवेंट मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार विभाग। और वो प्रचार प्रसार विभाग के जिम्मे लगा दिए हैं कि किस चीज का प्रचार करना है, किस चीज का प्रसार करना है। और वह देश भर में प्रचार हो रहा है और उसके प्रचार तंत्र से विपक्ष हतोत्साहित है, क्योंकि वो उसका काउंटर ही नहीं ढूंढ पाता है। तो अगर आप राजनीतिक रूप से असहाय है, अक्षम है, तो आप दोष नरेंद्र मोदी को क्यों दे रहे हैं, भाजपा को क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने राजनीतिक अक्षमता को दोष दे रहे हैं? सेना के शौर्य को राजनीतिक इस्तेमाल में नहीं घसीटना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन सेना के पराक्रम को नपुंसक बना करके प्रचारित भी नहीं करना चाहिए, जैसे 26/11 में हुआ था। वो भी नहीं होना चाहिए। आपके पास एक मौका था मुंबई अटैक के टाइम यही सब करने का, यही सेना थी, यही पराक्रम था, यही जवान थे, कोई अलग नहीं थे, लेकिन तब आपने नहीं करने दिया। तो अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो आपको जलन क्यों हो रहा है, आपको परेशानी क्यों हो रही है? मेरे ख्याल से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। दो बातें अंत में बताऊंगा मित्रों। सीडीएस के बयान के बहाने भारत के सेनाओं के स्वर को कम करने का संसद में जो षड्यंत्र हो रहा है, उसका उद्देश्य पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना नहीं है, क्योंकि मैं गिरिराज सिंह नहीं हूं, ना ही मैं भाजपा का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। उद्देश्य नरेंद्र मोदी के बढ़त को कम करना है। मतलब संसद में विशेष सत्र होगा और बताया जाएगा कि इतने बीमार गिरे, इतने लोग मारे, इतनी आयुध खत्म हुई, फलाना हुआ, धमाका हुआ। तो जो हमारे लोग इन सब बातों को नहीं जानते हैं वो जानेंगे और राजनीतिक नुकसान नरेंद्र मोदी को उठाने पड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक नुकसान में राष्ट्र का कितना नुकसान होगा, यह विपक्ष नहीं आकलन कर रहा है। क्योंकि जब आप सदन में बोलेंगे कि आपका 6 या 9 या 90 या 900 विमान गिर गए, तो पाकिस्तान इतराएगा, चीन अगराएगा,
कहेगा कि भाई हमारी मारक क्षमता थी, आज पाकिस्तान के पीठ पर जो हमने बंदूक रख के चलाया था उसमें भारत की 90 भी मान गिर गए, 500 सैनिक मारे गए। मतलब हमारा ठीक है। अब तक दुनिया में चीन की छीछा निधर हो रही है कि तुम्हारी कैसी तकनीक थी कि भारत के एक ही वार में कोई झेल नहीं पाई। तुर्की वहां परेशान है कि यार हमारा ड्रोन गुब्बारे की तरह से तीरंदाजों ने छेद दिया। वह सब नहीं हो पाएगा और आपके सहारा लेकर के पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अजरबैजान ये सब खुश होंगे, क्योंकि आपके बयानों को पाकिस्तान आधार बना करके संयुक्त राष्ट्र में यह कहवाने में सफल हो गया कि आतंकियों ने धर्मपुष करके नहीं मारा था। जिनके पतियों को मारा गया वो कह रहे हैं कि धर्मपुष के मारा। आप दिल्ली में बैठे थे, आपने अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में, हिंदू हितों की अवहेलना के चक्कर में स्टेटमेंट पास कर दिया और आपका स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र में दिखा करके पाकिस्तान ने कहा कि यह भारत के जेन्युइन लोग हैं। कोई नेता विपक्ष है, कोई बड़ा पार्लियामेंटेरियन है, कोई बड़ी लोक गायिका है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मतलब ये सब समाज में हैसियत वाले लोग हैं और इनके ही बातों को मानिए, मेरे को मत मानिए। ये कह रहे हैं कि धर्मपुष के नहीं मारा गया था। आपने उसको बिहार चुनाव से भी जोड़ के कहा, पाकिस्तान ने यह भी कहा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में यह बात ठहर नहीं पाया क्योंकि हमारे राजनयिक वहां बैठे थे। लेकिन अपने मित्र देशों को समझाने में कामयाब रहा कि यह पाकिस्तान का आक्रमण नहीं है, यह भारत ने भारत पर आक्रमण कराया है, बिहार चुनाव को मन दे जाते हो। तो इस तरह की बेलगाम राष्ट्र विरोधी रणनीति के तहत चुनावी लाभ लेने का अगर प्रयास करेंगे तो भारत की जनता की थू ही पाएंगे, वाहवाही नहीं पाएंगे। जो कुछ कसर रह गई है उसको बचाइए। आप बहुत महान लोग हैं। देश में पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों का मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो ये इतना बड़ा लोकतंत्र किसी एक के संभले नहीं संभलेगा। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर है, ना कोई कम है ना कोई बेशी है। तो राष्ट्रभक्ति में भी, राष्ट्रहित में भी आप बराबर का भागीदार बनिए और ये बेमतलब का बकवास ना करिए जिससे दुश्मन को फायदा हो, आपको कुछ फायदा के लिए दूसरों का ज्यादा फायदा हो, यह जरूर सोचिए। क्योंकि आपको कुछ वोटों का फायदा होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो ये आपके तरफ से कह रहे हैं। जब माइक नरेंद्र मोदी का हाथ में आएगी तो कितना बढ़िया से घुमाएंगे, आप ही के बात को आप ही में लपेट करके कितना राजनीतिक नुकसान करेंगे यह नहीं पता है। लेकिन एक चीज जो नुकसान हो चुका होगा आपके बयान से, वह है हमारे दुश्मनों का मनोबल बढ़ना और सेना का मनोबल गिरना, जो हम नहीं चाहते। आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे सेनाओं की मनोबल ना गिरे, सेना के पराक्रम पर राजनीति ना हो, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने सभी समूह में साझा करिए, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या को समाधान प्राप्त होता है तो वह समाप्त होता है। बेशक देश का हर समस्या एक दिन में समाप्त ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा। उसी दिन की उम्मीद के लिए मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय और भारत के सशस्त्र सेना को बहुत बहुत जय। धन्यवाद।